नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज ऐसी जानकारी दूंगा जो बहुत से सैनिकों को नहीं पता है और वो अगले 1 साल के अंदर रिटायर्ड होने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, रिटायरमेंट होने से कुछ महीने पहले हमारा डिस्चार्ज ऑर्डर आ जाता है और डिस्चार्ज ऑर्डर आने के तुरंत बाद जो सबसे पहली कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई ये करनी है कि आपने ये देखना है कि आपका नाम, आपकी फैमिली का नाम, आपके बच्चों का नाम और अगर आपके मदर फादर आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो उनका नाम और इन सब की डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके सर्विस रिकॉर्ड से मैच कर रही है या नहीं। अगर मैच नहीं कर रही है तो तुरंत के तुरंत उसको सही करा ले, नहीं तो पेंशन आने के बाद आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक उसी तरह से आपका जो ज्वाइंट अकाउंट है उसमें प्राइमरी होल्डर सर्विस पर्सन होना चाहिए और सेकेंडरी होल्डर आपकी फैमिली होनी चाहिए, यानी कि आपकी वाइफ होनी चाहिए या स्पाउस होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है, आपके अकाउंट में भी नाम सही होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये त्रुटियां हैं तो इनको अभी भी सही करवा लें, नहीं तो दिक्कत बहुत आ सकती है, क्योंकि आपका रिटायरमेंट के बाद जो पैसा आएगा आपके बैंक तक तो आ जाएगा लेकिन बैंक में क्रेडिट नहीं होता है, क्योंकि नाम की मिसमैचिंग होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करते हैं आपके पेंशन डॉक्यूमेंटों को टाइमली सबमिट करना। दोस्तों, 6-7 महीने के अंदर आपने पेंशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफिस तक पहुंचा देने हैं और कोशिश ये करनी है कि रिकॉर्ड ऑफिस को भी कम से कम 6 महीने का वक्त मिल जाए ताकि वो आपके डॉक्यूमेंटों को ठीक तरीके से प्रोसेस कर सके। आपका जो भी ऑडिट होना होता है उस ऑडिट को कंप्लीट कर सके, ताकि आप जिस दिन रिटायर्ड जा रहे हैं उस दिन से आपको जो भी पेंशनरी बेनिफिट है वो टाइमली मिल जाए। रिटायरमेंट जाने से पहले कोशिश ये करें कि आप कैंटीन फैसिलिटीज यानी कि कैंटीन स्मार्ट कार्ड रिटायरमेंट वाला अप्लाई कर दें, AWPO में रजिस्ट्रेशन कर दें। AWPO दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ताकि जो हम रिटायर्ड जा रहे हैं, रिटायर्ड जाने के बाद अगर हम एलिजिबल हैं और हमारे पास एज है, यानी कि अर्ली एज में आप रिटायर जा रहे हैं, तो फिर आपको एक AWPO का बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। AWPO में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें एक सरकारी फीस होती है 700-750 के आसपास, वो आपको जमा करनी पड़ती है और आपका एक रिज्यूम तैयार हो जाता है। अब जब भी आपके इलाके में या फिर उन जगहों पर जहां के लिए आपने अप्लाई किया है, चॉइस दी है, उन इलाकों में किसी तरह की वैकेंसी निकलती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा या हो सकता है आपके पास कॉल लेटर भी आ जाए, ताकि आप उस जॉब को जाकर के देख सकें और अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों, सेकंड जॉब ऑप्शन का AWPO से रास्ता बहुत इजीली खुल जाता है, तो पक्का AWPO में रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। रिटायरमेंट आने के बाद जो सबसे पहली कार्रवाई आपने करनी है वो करनी है, आपने अपने सोल्जर बोर्ड में जाना है, जिला सैनिक बोर्ड में जाना है और वहां पर रिटायर्ड आई कार्ड के लिए अप्लाई करना है और वहां पर अपना पंजीकरण कराना है। रिटायर्ड आई कार्ड मिलने के बाद अगर गलती से आपने कैंटीन कार्ड के लिए वहां अप्लाई नहीं किया सर्विस में, तो आप जिला सैनिक बोर्ड से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत से सैनिक कम एज में रिटायर हो जाते हैं, यानी कि 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल सर्विस करके रिटायर हो जाते हैं। उनके बच्चे अभी भी छोटे होते हैं और वो स्कूल में जा रहे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 1 अप्रैल और अगले साल 31 मार्च के बीच में रिटायर होते हैं तो आपका जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो क्लेम रिकॉर्ड ऑफिस के माध्यम से होता है, जो पहली साल है। और अगर आप किसी भी मंथ में रिटायर हो रहे हैं, आपको उस पूरे एकेडमिक ईयर का जो सर्विस के दौरान आपको CA मिलता था वही CA मिलेगा। जो डॉक्यूमेंट आप यूनिट में जमा करते थे पार्ट 2 ऑर्डर के लिए, वही डॉक्यूमेंट आपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना है। रिकॉर्ड ऑफिस पार्ट 2 ऑर्डर करेगा और आपका जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का क्लेम है वो प्रोसेस हो जाएगा, आपके खाते में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत से सैनिकों को नहीं पता होता कि अगर वो मान लीजिए अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं तो उनका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कहां से क्लेम होगा। इसके ऊपर एक बहुत सा कंफ्यूजन रहा है, तो इस कंफ्यूजन को मैंने रिकॉर्ड ऑफिस में बात करके क्लियर किया है और क्लियर करने के बाद अपना क्लेम भी प्रोसेस किया है। तो आप भी अपना क्लेम उस साल का रिकॉर्ड ऑफिस के माध्यम से कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जून का महीना चल रहा है और 30 जून जो डेडलाइन दे रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके ऊपर सरकार ने आदेश निकाल दिया है कि 30 जून तक 70 साल और 70 साल से ऊपर वाले जितने भी पेंशनर हैं उन सबका 1 रैंक 1 पेंशन 2 का यानी OROP 2 का एरिया आ जाएगा। बहुतों का आ भी गया है और बहुतों का आना बाकी है। जो सर्विस पेंशनर हैं उनका जो किस्त आएगी वो आएगी अगस्त में, फिर नवंबर में, फिर फरवरी 2024 में। तो सर्विस पेंशनरों के अंदर बहुत कंफ्यूजन था कि फैमिली पेंशनरों को आ गया और दूसरे पेंशनरों का आ गया, हमारा कब आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनकी जो पहली किस्त आएगी वो अगस्त में आएगी, फिर नवंबर में, फिर 28 फरवरी 2024 तक उनके खाते में पूरा पैसा आ जाएगा। अब बात करते हैं इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर। दोस्तों, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा अभी भी दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। मई में जो सुनवाई होनी थी वो हो नहीं पाई थी क्योंकि एक जज साहब आए नहीं थे, तो उस सुनवाई की तारीख अब जुलाई में कर दी गई है। तो इस जुलाई की सुनवाई में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आखिरी सुनवाई हो सकती है और इसके बाद जज साहब कोई ना कोई वर्डिक्ट पर आ सकते हैं, कोई फैसला सुना सकते हैं। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यह अनुमान पूरी तरह से लगाया जा सकता है कि पिटिशनर पक्ष में यह फैसला जा सकता है, यानी कि सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में यह फैसला जा सकता है और मिलिट्री सर्विस पे में कुछ ना कुछ इजाफा दिल्ली हाईकोर्ट करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है। वही बात कर लें दोस्तों, तो 18 महीने का जो रुका हुआ DA और DR का एरियर है
जो कोरोना काल के दौरान सरकार ने 3 किस्तों का एरियर अभी तक भुगतान नहीं किया है, उसकी भी मांग लगातार उठ रही है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग खबरें आ रही हैं और ये लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये डीए और डीआर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उनका हक है जो उनको मिलना चाहिए। तो सरकार के ऊपर पूरा प्रयास है, पूरा दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार इस चीज को जल्दी से जल्दी रिलीज करे। और यह भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2024 का चुनाव को देखते हुए सरकार 18 महीने का रुका हुआ डीए और डीआर का भुगतान जो 3 किस्तों का नहीं किया था, उसका भुगतान शायद जल्दी से जल्दी कर सकती है। वहीं दूसरी जो खबरें आ रही हैं फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, तो अलग अलग कर्मचारी यूनियन लगातार मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज किया जाना चाहिए ताकि आज के दौर की महंगाई से लड़ने के लिए जो न्यूनतम सैलरी है और न्यूनतम पेंशन है उसमें इजाफा हो। दोस्तों, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से लोगों की, कर्मचारियों की पेंशन और पेमेंट नहीं बढ़ रही है। तो मांग ये की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर को बदल करके 3.68 किया जाना चाहिए, जो कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 था। तो देखते हैं दोस्तों 2024 से पहले सरकार किन किन मांगों को अप्रूव करती है और किन किन मांगों के ऊपर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिल सकता है। अंत में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए, जो दिल्ली हाईकोर्ट में इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा चल रहा है, क्या उसमें कर्मचारियों की जीत होगी या नहीं। जय हिंद, जय भारत।